दोस्तों क्या आपको पता है अर्थ पे एक बार इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि मानो किसी ने 10 से 15 मेगाटन की टीएनटी एक साथ ब्लास्ट कर दी हो। बट चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अगर कोई इतना बड़ा धमाका हुआ होगा तो उसका जमीन पे कोई ना कोई सबूत तो रहा ही होगा। जैसे कि अगर कोई एस्टेरॉइड आके अर्थ से टकराएगा तो वो एक बहुत बड़ा क्रेटर पीछे छोड़ जाएगा, जिससे साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आके स्टडी करेंगे और उस एस्टेरॉइड और उससे हुए ब्लास्ट के बारे में और डिटेल में पता लगाएंगे। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि रशिया में एक बार एक ऐसा ब्लास्ट हुआ था जिसमें से इतनी तेज आग और लाइट निकली थी कि मानो हमारा सूरज एकदम अर्थ के पास आ गया हो। और इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बावजूद भी उस ब्लास्ट के सोर्स ने अर्थ पे कोई भी क्रेटर या गड्ढा या कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। मतलब तबाही तो हुई, बट आखिर इस तबाही का सोर्स क्या था ये कभी भी साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया, है ना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये बात है आज से 115 साल पहले की, जब 30 जून 1908 की सुबह रशिया में 7:17 पर जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोग सुबह सुबह उठे ही थे, अपने घर के काम कर रहे थे और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे थे कि ठीक उसी वक्त वहां के लोगों को आसमान में इतनी तेज लाइट दिखाई दी कि वो 2 मिनट के लिए चुंधिया गए और उन्हें कुछ और दिखना ही बंद हो गया। कुछ मिनट के बाद वो लाइट बुझ गई और आसमान वापस से वैसा ही हो गया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और ठीक उसी वक्त तेज बॉम्ब ब्लास्ट की ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मानो किसी ने वहां पे आके न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया हो। और इस ब्लास्ट की शॉक वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कई लोगों के घर अर्थक्वेक आ रहा हो ऐसे हिलने लगे, तो कई घर उस शॉक वेव के कारण उड़ ही गए। और एशिया यूरोप में लगे सेस्मोग्राफ्स जो कि अर्थक्वेक नापते हैं, उन्होंने तो इस शॉक वेव के कारण 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जितनी रीडिंग भी रिकॉर्ड कर ली थी। और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लगे सेस्मोग्राफ ने 5 मैग्नीट्यूड जितने अर्थक्वेक की रीडिंग बताई थी। अब सोचो कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा कि रशिया से लेके अमेरिका तक इसका इफेक्ट देखने को मिला। ये एक्सप्लोजन था तो काफी सेंसेशनल, बट 1908 में हुए इस एक्सप्लोजन की साइट पे साइंटिस्ट्स पहली बार 19 सालों के बाद 1927 में पहुंचे, ताकि वो इस ब्लास्ट के बारे में और इसके सोर्स के बारे में और डिटेल में पता लगा सके। ब्लास्ट साइट पे पहुंचने से पहले साइंटिस्ट ये सोच के बैठे थे कि अगर इतना बड़ा कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा तो कोई बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ से आके टकराया होगा और उसने अपने इंपैक्ट पॉइंट पे हजारों फीट गहरा क्रेटर बना दिया होगा। बट टू देयर सरप्राइज जब ये लोग रशिया के साइबेरिया एरिया में पहुंचे, जहां लोकल्स को इस ब्लास्ट से निकली ब्राइट लाइट दिखी थी, वहां साइंटिस्ट्स को कोई भी क्रेटर या इनफैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि ये बता सके कि इस जगह साल 1908 में इस ब्लास्ट का सोर्स इस जगह पे आके फटा था। अगर कोई सबूत था तो वो ये था कि बस उस एरिया के आसपास करीब 2150 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे एकदम फ्लैट नीचे गिरे पड़े थे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये भी नोटिस करी कि ये 2150 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जो सेंटर पॉइंट था, वहां के पेड़ एक्सप्लोजन के कारण जल जरूर गए थे, बट बाकी पेड़ों की तरह नीचे फ्लैट नहीं गिरे थे। वो एकदम वैसे के वैसे खड़े थे, बस हाँ एकदम जले हुए झुलसे हुए बर्बाद से ही थे, बट गिरे नहीं थे। अब ये चीज ऐसी थी जो कि पहले कभी भी नहीं देखी गई थी और ना ही ऐसी किसी चीज का जिक्र किसी साइंस या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में किया गया था। अब साइंटिस्ट के आगे सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर साल 1908 की सुबह इधर ऐसा क्या हुआ होगा कि आसपास की सारी चीजें तो तबाह हो गई, बट इस डिस्ट्रक्शन के सेंटर पॉइंट पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कैसे? अब दोस्तों दिवाली पे भी जब हम लोग रोड पे सूतली बॉम्ब फोड़ते हैं तो फोड़ने के बाद रोड पे उस सीतली बॉम्ब के एक्सप्लोजन का निशान रह जाता है, राइट? तो इतने बड़े एक्सप्लोजन ने अपने सेंटर पॉइंट पे कोई भी सबूत क्यों नहीं छोड़ा? और ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे? ये क्या गजब हुआ? ये कैसे कब हुआ? ना जानू मैं ना जाने तू। ओहो। तो दोस्तों जो सबसे पहले साइंटिस्ट जो साल 1927 में इस साइट पे पहुंचे थे वो थे लेनॉइड क्यूलिक, जो कि एक सोवियत साइंटिस्ट और प्रोफेसर ऑफ मिनरलॉजी थे, जिनका स्पेशलाइजेशन था स्टडी ऑफ मेटेरॉइड्स। स्पेस से जो एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स गिरते हैं वो वाले मेटेरॉइड्स। तो क्यूलिक ने साइट पे जाके जब पेड़ों के गिरने का रेडियल पैटर्न नोटिस किया, वहां की सॉइल को स्टडी करके जब उनमें उन्होंने आयरन और निकल के कंपोनेंट्स मिले, तो उनका मेटेरॉइड्स को स्टडी करने का एक्सपीरियंस उन्हें ये मानने पे मजबूर करने लगा कि इस सारी तबाही के पीछे एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एस्टेरॉइड या कॉमेट का हाथ हो सकता है। बट दिक्कत ये थी कि अगर स्पेस से आके कोई एस्टेरॉइड इस जगह पे गिरा है जिसने इतनी तबाही करी कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक इसकी शॉकवेव गई है, तो फिर उसका क्रेटर कहां है? लाइक व्हिच मेक्स सेंस, राइट? शॉकवेव्स अगर इतनी दूर तक गई है तो फिर क्रेटर कहां है? तो अपनी सारी एनालाइजेशन एंड रिसर्च के बाद क्यूलिक ने लेक चीको हाइपोथेसिस कंक्लूड करी, जो कि कहती है कि एस्टेरॉइड इंपैक्ट का क्रेटर पास ही के लेक चीको के नीचे छुपा हो सकता है, इसीलिए जमीन पे हमें कोई विजिबल क्रेटर नजर नहीं आ रहा। बट दोस्तों ये हाइपोथेसिस थी साल 1938 की, जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम किसी लेक की गहराइयों में जाके इस हाइपोथेसिस को प्रूव कर पाए। और इस हाइपोथेसिस के 4 साल बाद साल 1942 में लेनॉइड क्यूलिक की वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मौत हो जाती है। बट फास्ट
फास्ट फॉरवर्ड टू 1960s एंड 70s जब हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुके थे कि लेक चीको का अंडर वाटर सर्वे किया गया ताकि क्यूलिक की दी गई हाइपोथेसिस को प्रूव किया जा सके, तो अनफॉर्चुनेटली लेक के नीचे कोई भी किसी भी प्रकार का क्रेटर नहीं मिला। क्यूलिक की हाइपोथेसिस फेल हो जाने के बाद फिर कई और हाइपोथेसिस भी निकल के आई, जैसे कि शायद इधर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो या फिर जमीन के नीचे ही कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ हो जिसने ये ब्लास्ट जमीन के अंदर से कर दिया हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फाइनली फिर 1989 एंड 1991 के बीच में हुई इटालियन एक्सपेडिशंस ने कंक्लूड किया कि आखिर इस जगह हुआ क्या होगा। साल 1989 में रशिया और इटली के साइंटिस्ट्स ने टुंगुस्का साइट को अच्छे से स्टडी करने का डिसाइड किया। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि टुंगुस्का साइट के आसपास किसी क्रेटर के होने का पता लगाना और उस एरिया का जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल डेटा कलेक्ट करना। सबसे पहले ग्राउंड सर्वे शुरू हुआ जिसने उस एरिया की टोपोग्राफी और जियोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी किया। जो पेड़ ब्लास्ट के कारण किस किस पैटर्न में गिरे थे उसका एक विजुअल मैप बनाया गया और वहां की सॉइल को स्टडी किया गया, जिसमें उन्हें अगेन आयरन, निकल, कार्बन, हाइड्रोजन जैसे कंपोनेंट्स मिले जो कि अगेन एक एस्टेरॉइड इंपैक्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर सेस्मिक सर्वेस कंडक्ट किए गए ताकि उस एरिया के सबसरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सके, ताकि ऐसा ना हो कि एक बड़ा क्रेटर उस जगह की सरफेस के नीचे दबा हो या छुपा हो। एरियल सर्वेस भी किए गए ताकि उस पूरे एरिया की हाई रेजोल्यूशन 4K इमेजेस साइंटिस्ट्स को मिल सके। 1938 में क्यूलिप द्वारा दी गई लेक चीको हाइपोथेसिस को भी कंसीडर किया गया और एक बार फिर से लेक चीको का अंडरवाटर सर्वे हुआ जिसमें यह पता चला कि ये लेक तो नीचे से एकदम किसी फनल के शेप की है और इसकी गहराइयों में कोई भी क्रेटर के होने का सबूत नहीं है। फिर साल 1991 में साइंटिस्ट ने वापस से एक एक्सपेडिशन करी क्रेटर को ढूंढने के लिए। उनकी तमाम कोशिशों और हजारों स्टडीज और डेटा को एनालाइज करने के बाद भी उन्हें उस एरिया में किसी भी क्रेटर के होने का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। उन्हें ये सवाल बार बार सता रहा था कि वहां की सॉइल और प्लांट्स की स्टडी कहती है कि इधर एक एस्टेरॉइड आके ब्लास्ट हुआ था। अब अगर एस्टेरॉइड आके उधर ब्लास्ट हुआ था तो उसका क्रेटर कहाँ गायब हो गया, लाइक हवा में उड़ गया क्या? और फिर जाके साइंटिस्टों की दिमाग की बत्ती जली कि भाई वो क्रेटर हवा में भी तो ब्लास्ट हो सकता है, लाइक है ना। रात को हमें जब आसमानों में जिन्हें हम टूटता तारा बोलते हैं वो दिखते हैं तो वो असल में छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स ही तो होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही आंख पकड़ लेते हैं और जमीन पे पहुंचने से बस कुछ दूर पहले ही जल के भस्म हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 30 जून 1908 की उस सुबह में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया हो और उसका बड़ा साइज होने की वजह से वो जमीन पे टकराने से बस कुछ किलोमीटर ऊपर ही बड़े आंख के गोले के रूप में फट गया हो और इसी ब्लास्ट ने ये सारी तबाही और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड जितनी शॉकवेव्स प्रोड्यूस की हो। दिस मेक्स सेंस, राइट? तो इन रशियन और इटालियन साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि 1908 की सुबह कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ में एंटर कर गया होगा और जमीन से टकराने से बस कुछ दूर पहले ही फट गया होगा, जिसने इतनी भयंकर शॉकवेव्स प्रोड्यूस करी और उसका कोई इंपैक्ट भी देखने को नहीं मिला। कूल, राइट? फिर वक्त आगे बढ़ता गया और वक्त के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते गए और हमारे साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते बढ़ते हम आ जाते हैं साल 2013 में। टुंगुस्का एक्सप्लोजन जैसा ही इवेंट एक बार फिर से रशिया में होता है और इस बार टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होने के कारण आई विटनेसेस ने इस एक्सप्लोजन को तो देखा ही देखा, बट साथ साथ इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई थी जो कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने देखी तो उन्हें सीधा टुंगुस्का इवेंट याद आया, क्योंकि इस एस्टेरॉइड ने भी जमीन पे कोई भी क्रेटर नहीं छोड़ा था और आसमान में ही जलता जलता ब्लास्ट हो गया, जिससे अगेन टुंगुस्का इवेंट जैसी ही शॉकवेव्स और हीट निकली थी। दो ये शॉकवेव्स एंड हीट टुंगुस्का जितनी डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। रशिया में हुए इस एयर ब्लास्ट ने काफी साइंटिफिक इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया और सिमुलेशंस के थ्रू फिर काफी स्टडीज कंडक्ट की गई ऑन द पॉसिबिलिटीज कि एक एस्टेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो किन किन तरीकों से वो अर्थ पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसमें से ये एक था कि एस्टेरॉइड का हवा में ही एयर ब्लास्ट हो जाना। इनफैक्ट सिमुलेशन से ये भी साबित हुआ कि कैसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में एयर ब्लास्ट हो जाते हैं तो उनका नतीजा क्या होता है और किस तरीके से वो हमारे लोगों को और अर्थ पे प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की ताकत रखते हैं। साइंटिस्ट्स के पास अब एक क्लियर पिक्चर थी कि 30 जून 1908 की सुबह आखिर हुआ क्या था। अगर वहां पे कोई एस्टेरॉइड आके ब्लास्ट हुआ था तो उसने वहां पे कोई क्रेटर क्यों नहीं छोड़ा। एक छोटे एस्टेरॉइड का एयर ब्लास्ट अर्थ पे कितना सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है ये जान जाने के बाद नासा ने जून 2013 में अपना डार्ट मिशन लॉन्च किया, जिसमें वो स्पेस में प्रेजेंट एस्टेरॉइड्स पे नजर रखते हैं एंड जो भी बड़ा एस्टेरॉइड जो कि पोटेंशियली अर्थ के लिए एक डिस्ट्रक्टिव हैजर्ड साबित हो सकता है उसे वो स्पेस में ही अर्थ से दूर रीडायरेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इस पूरे डार्ट मिशन के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।